अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बसारत मोहब्बत पार्ट 6। रात ढल चुकी थी और सूरज ने अपनी रोशनी हर सू फैला दी थी। लेकिन ये सुबह रिदा के लिए रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा लेके आई थी। रिदा और हैदर अभी भी लिफ्ट में फंसे थे। दोनों रात भर बातें करते करते सो गए थे। हैदर लिफ्ट के एक कोने में जबकि रिदा दूसरे कोने में थी। हैदर लिफ्ट की दीवार से सर लगाए सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुल गई। पहले तो नींद के खुमार में कुछ समझ न आया, लेकिन जैसे ही वो कुछ होश में लौटा तो सब याद आने लगा। लिफ्ट में रिदा के साथ फंसा हुआ था। गर्दन मोड़ के देखी तो रिदा उसके सामने दूसरे कोने में सुकड़ी सिमटी काली चादर इर्द गिर्द लपेटे दीवार से सर लगाए सो रही थी। उसकी चादर सर से ढलकी थी और कुछ बाल चुटिया से निकले थे और लटों की सूरत में उसके चेहरे को बोसा दे रहे थे। वो चेहरे से मासूमियत सजाए दुनिया जहां से गाफिल सो रही थी। हैदर के लिए मंजर बहुत ही सहरंगेज था। पल के झपकाए बगैर उसे देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो किसी तिलिस्म में जकड़ा जा चुका है। वो बेखुद होता उसे देख रहा था। अचानक रिदा की पलकों में हरकत हुई। वो जागने लगी। उसने आंखें खोल के देखा तो नासमझी से इधर उधर देखने लगी। याद आने पे वो सीधी हुई तो देखा हैदर उसे टुकटुकी बांधे देख रहा था। वो हड़बड़ा गई। सर, रिदा ने उसे आवाज़ दी तो वो होश में आया। गुड मॉर्निंग रिदा, हैदर ने मुस्कुरा के कहा। रिदा तो पहले ही पजल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऊपर से घर की टेंशन अलग। वो बस अब घर जाना चाहती थी। उसे बहुत रोना आ रहा था। टेंशन में जान जा रही थी उसकी कि अम्मी का क्या हाल हो रहा होगा। गुड मॉर्निंग सर, रिदा ने नज़रें झुका दी। वो अपने आंसू छुपा रही थी। सर, हम कैसे बाहर निकलेंगे, रिदा ने उंगलियां मरोड़ते हुए पूछा। रिदा, कोई ना कोई आता होगा। अभी 7 हुए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हैदर ने घड़ी पे टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। वो खड़ा हो गया। उसने अपना कोट जूता जो उसने उतार दिया था ज़मीन से उठाया और पहन लिया। रिदा भी खड़ी हो गई। उसके कपड़ों में भी सिलवटें थी। उसने चादर सीधी की। बालों की जो लटें चेहरे पे आ रही थी अपनी उंगली से पीछे की। हैदर चुपके से उस पर नज़र डालता फिर हटा दे फिर हटा देता। उसका दिल कर रहा था कि रिदा के बालों को अपने हाथों से चेहरे से हटाए, पर उसने अपने दिल को दबा। अब वो इंतज़ार करने लगे किसी का। हैदर तो नॉर्मल था, लेकिन रिदा बहुत ज़्यादा परेशान थी कि घर वाले क्या सोच रहे होंगे। दूसरी तरफ उसके घर की हालात भी कुछ मुख्तलिफ ना थे। रात से सुबह हो चुकी थी, लेकिन रिदा का कुछ पता नहीं था। अल्लाह जी, पता नहीं किस हाल में है मेरी बच्ची, कहाँ है। रामेन सर पकड़े बैठी थी। पूरी रात जागते हुए गुजरी थी। आशी भी वहीं थी। सुहेल साहब रात देर तक उसे ढूंढते रहे, लेकिन कुछ पता न चला। रामेन का बीपी शूट कर चुका था। रिजा और आशी ने बहुत कोशिश की कि वो दवा खा के सो जाए, पर एक माँ कैसे सो सकती है जब उसकी बेटी का कुछ पता ना हो। अम्मी प्लीज़ ऐसे मत रोइए, रिदा अभी का पता चल जाएगा। आशी ने चाय बनाई है, प्लीज़ कुछ खा लीजिए। आपको दवा भी तो लेनी है। रिजा रामेन के पास बैठी उनके कंधे पे हाथ रखे उन्हें हौसला देने की कोशिश कर रही थी। आशी हाथों में चाय की कप लिए खड़ी थी। रामेन मुसलसल रोए जा रही थी। रिजा ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। अम्मी प्लीज़ टेंशन मत लीजिए ना। मैं और सुहेल अंकल फिर से थाने में जाते हैं, कोशिश करते हैं कि FIR हो जाए। रुशान भी खड़ा था। वो रो नहीं रहा था, लेकिन बहुत परेशान भी था। सोहेल साहब घर गए थे। फरहत के साथ घर में दाखिल हुए। भाभी, मैं और रुशान थाने जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि रिदा का कहीं पता चल जाए। सोहेल साहब ये कह के रुशान को लेकर निकल गए। भाभी, आप माने या ना माने, मुझे लगता है रिदा आपका मुंह काला कर चुकी है। जो लड़की रात भर घर से बाहर बगैर किसी को बताए उसकी और उसके घर वालों की इज्जत तो खाक में ही मिल जाती है। फरहत ने तड़का लगाया। उसे तो मज़ा आ रहा था ऐसी जली कटी सुनाने की आदत जो थी। आंटी, अल्लाह का वास्ता है ऐसी बातें मत कीजिए अम्मी के साथ। अम्मी का बीपी पहले ही इतना हाई हो चुका है और ऊपर से आप ऐसी बातें कर रही हैं। और आंटी, ज़रूरी नहीं हर लड़की ख़राब हो। क्या पता आप ही किसी मुसीबत में फंस गई हो। उनके किरदार पर कीचड़ मत उछालिए प्लीज़। रिजा ने रामेन के कंधे पे हाथ धरा हुआ था। उसे फरहत बेगम की बातों से बहुत तकलीफ हो रही थी। खुदा के लिए भाभी, अभी ऐसी बातें मत कीजिए। रामेन ने उनके सामने हाथ जोड़े। रिजा का जब्त टूट चुका था। वो सोफे से उठी और हाथ हवा में चलाती गिरती संभलती ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर सहन में आई, उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसके आंसू पलकों की दहलीज पार करके बहने लगे। उसकी आंखें गाल और नाक लाल हो चुके थे।
आप ही कहाँ हो तुम? जल्दी घर आ जाओ प्लीज़। रिजा ने रोते हुए कहा। पर्पल कलर की चूड़ीदार पैजामे के साथ पर्पल ही घुटनों तक आती फ्रॉक पहन रखी थी उसने। पर्पल ही दुपट्टा कंधे पे डाले, फ्रॉक पे हल्का धागे से काम हुआ था। उसने बाल कचर में जकड़े हुए थे। माथे से कुछ बाल निकल रहे थे जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। वह हाथ में मुंह छुपाए रो रही थी कि अचानक दरवाजे से शकीला और कुछ मोहल्ले वाले नमूदार हुए। दरवाज़ा खुला था। उनके कदमों की चाप सुन के रिजा ने हाथ हटाए। उसने फौरन आंसू साफ किए। रिजा, हमने सुना है रिदा का रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। शकीला ने आते ही बिना सलाम रिजा से बात की। रिदा ने दुपट्टा दबोच रखा था और टेंशन में उसका कोना मरोड़े जा रही थी। जी आंटी, रिदा अभी का मैसेज आया था कि वो ऑफिस से घर के लिए निकल चुकी है, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। पता नहीं कहाँ है वो। रिजा ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। पता नहीं बेटा, लेकिन आजकल शहर में लड़कियों के अगवा के बहुत केस हो रहे हैं। दुआ करो कि रिदा सही सलामत हो। वैसे रात घर से बाहर रही है, क्या पता कुछ गलत। इससे पहले शकीला ज़बान के तेवर दिखाती रिजा तड़प उठी और उन्हें गुस्से से बोली। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो आंटी। बोलने से पहले एक बार तो सोच लीजिए कि क्या बोल रही है। रिजा, जो लड़कियां बिना बताए रात घर के बाहर होती है ना, उनकी इज्जत सवालिया निशान बन जाती है। और अभी तक तुम्हारी बहन का कुछ पता ही नहीं चला। शकीला के साथ आई मोहल्ले की एक औरत बोली। रिजा का दिल कर रहा था उन सबको मार डाले जो मुसलसल उसकी आपी के किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे। क्यों आंटी, ऐसा क्यों? कुछ भी हो, गलत लड़की ही क्यों कहलाई जाती है? पता नहीं आप ही किस मुश्किल में फंस गई है और आप लोग मुसलसल ऐसी बातें कर रहे हैं। रिजा ने रोते हुए कहा। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती, उसे जब्त नहीं हो रहा था। बेटा, जो भी हो, तुम्हारी बहन रात भर घर से बाहर रही है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। लोग तो सवाल उठाएंगे ही। उसके मंगेतर को पता है क्या इसके बारे में? शकीला ने बहुत आराम से आंखें मटका के कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब उन्होंने हमजा का जिक्र किया तो रिजा ने सर ही पकड़ लिया। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, वो क्या जवाब देंगे उन्हें। शकीला ये कह के अंदर चली गई। रामेन, कुछ पता चला रिदा का? शकीला ने अंदर आते ही रिदा का पूछा। फरहत भी बैठी थी, उनकी तकलीफ का तमाशा देख रही थी। उसने पूरे मोहल्ले को खबर दी थी। शकीला भाभी, आपको कैसे पता चला? रामेन ने परेशानी से पूछा। अरे, ये बात तो पूरे मोहल्ले को पता है रामेन। पता नहीं कहाँ है तुम्हारी बेटी, किसके साथ है। शकीला ने एक नज़र फरहत पर डाली, जिसने हल्की सी मुस्कुराहट दी। शकीला भी मुस्कुराई। बात करते वक्त शकीला ने किस पे जोर दिया? जिस आज से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला जो निकालना था। शकीला भाभी, खुदारा ऐसी बातें मत कीजिए। क्यों मुसलसल मेरी बच्ची पे आप लोग तोहमतें लगा रहे हैं? रामैन ने रोते हुए कहा। शकीला और बाकी औरतें वहीं बैठ गई। देखो रामैन, तुमने अपनी बेटी पे यकीन किया, उसे जॉब करने दी और उसने क्या किया? तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं की और पता नहीं कहाँ चली गई। क्या पता लौटेगी भी या नहीं। और हमजा और उसके खानदान को बता दिया तुमने? शकीला ने कहा तो रामेन के चेहरे पे साया सा लहराया। उनके चेहरे पे खौफ मंडलाने लगा। हमजा को क्या जवाब देंगी वो? आंटी, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते तो गलत बयानी भी मत कीजिए। आशी को आखिरकार गुस्सा आ ही गया। वो गुस्से से बोली। शकीला बुरे बुरे मुंह पर आने लगी। रामेन को लग रहा था कि उसका सर दर्द से फट जाएगा। सोच सोच के ही दिमाग फटने वाला था। ऊपर से मोहल्ले वालों की बातें। सफाई वाला अभी बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। उसके साथ प्यून भी था। प्यून ने जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाया तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोला, लेकिन लिफ्ट नहीं थी। उसने ऊपर देखा तो लिफ्ट फंसी हुई थी। लगता है लिफ्ट खराब हो गई है। अगर अहसर को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। प्यून ने लिफ्ट की तरफ परेशानी से देखते हुए कहा, कहीं अंदर कोई फंसा ना हो। सफाई वाले ने बात में इजाफा किया। प्यून परेशान हो गया। अगर ऐसा हुआ तो खैर नहीं, अहद बहुत गुस्सा करेगा। वो बाहर गया और सिक्योरिटी गार्ड को बुला लाया। गार्ड ने उसे बताया कि उसे अलार्म की आवाज़ नहीं आई। वो लोग ये देखने के लिए अंदर कोई फंसा है कि चौथे फ्लोर पे गए। लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और नीचे झाँका तो लिफ्ट 2 फ्लोर्स के बीच में फंसी हुई थी। सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट की छत पे उतरा और आराम से फ्लोर से लिफ्ट को छत से उतारा। लिफ्ट की छत पे उतरा। उसने सील ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। फिर प्यून और उन दोनों ने मिलकर ढक्कन खोला। हैदर और रिदा अपनी अपनी सोच में थे। रिदा को घर की टेंशन थी और हैदर को रिदा की। अचानक ढक्कन खुला तो आवाज़ से दोनों चौंके। ऊपर मुड़ के देखा तो ढक्कन हट रहा था। दोनों खुश हो गए कि आखिर को वो रेस्क्यू हो गए हैं। प्यून और सिक्योरिटी गार्ड ने देखा तो रिदा और हैदर
उन्हीं की तरफ देख रहे थे। ढक्कन को जरा सा खिसका के उन्होंने देखा, अंदर कोई फंसा है। एक काम करते हैं, रेस्क्यू वालों को बुलाते हैं। पियून ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा। दोनों ऊपर आए और रेस्क्यू वालों को बुला लिया। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम ने दोनों को रेस्क्यू किया। इतने में मैकेनिक भी आ गया। पहले रिदा को बाहर निकाला गया, फिर हैदर बाहर आया। पियून और सिक्योरिटी गार्ड डर गए कि अब उनकी खैर नहीं है। तुम लोगों को अंदाज़ा भी है, सारी रात मैं और मिस रिदा इस लिफ्ट में फंसे थे। इस लिफ्ट में कितना अंधेरा था, थोड़ी सी रोशनी कहीं से आ रही थी, वरना लग रहा था कि दम घुट के ही हम मर जाएंगे। हैदर जैसे ही बाहर आया, सिक्योरिटी गार्ड और पियून को डांटने लगा। सर, मुझे पता ही नहीं चला कि लिफ्ट खराब हो गई है। मुझे लगा सब चले गए होंगे, इसलिए ताला लगा लिया। सिक्योरिटी गार्ड नजर झुकाए बोल रहा था। गलती उसकी भी नहीं थी, गलती तो किस्मत की थी। रिदा हाथों में पर्स पकड़े कोने में खड़ी थी। रेस्क्यू वाले जा चुके थे, लिफ्ट का काम जारी था। पता कैसे चलता, अलार्म ही नहीं बजा। ये टेलीफोन काम क्यों नहीं कर रहा था, हैदर ने गुस्से से कहा। उसे बार बार रिदा के आंसू ही नजर आ रहे थे। सर, लगता है अलार्म में कोई मसला हो गया है, इसीलिए फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। दोनों कनेक्ट होते हैं ना एक साथ। सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, पियून ने डरते हुए कहा। हैदर ने अपना माथा मसला और दूसरी तरफ मुड़ा तो देखा रिदा सीढ़ियाँ उतर रही थी। आइंदा ख्याल रखना, ये कह के हैदर उसके पीछे लपका। मिस रिदा, रुकिए। उसने रिदा को आवाज़ दी, जो रुक गई। उसकी तरफ मुड़ी। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, रिदा ने नज़र झुकाते हुए कहा। हैदर ने देखा वो काफ़ी परेशान थी। कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, हैदर ये कह के चलने लगा। रिदा कुछ न बोली, उसे बस घर पहुंचना था। हैदर ने गाड़ी स्टार्ट की, रिदा आगे बैठी थी। पूरे रास्ते उनके बीच कोई बात ना हुई। वो मुसलसल उंगलियां मरोड़ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे घर करीब आ रहा था, उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वो मुसलसल उंगलियां मरोड़ती जा रही थी। हैदर उसकी नर्वसनेस समझ रहा था। हैदर ने गाड़ी रिदा के घर के गेट के आगे रोकी। वो जैसे ही बाहर निकली तो देखा घर का दरवाज़ा खुला था। अचानक सामने से शकीला और कुछ मोहल्लेदार नमूदार हुई और रिदा को देख के हैरान हो गई, और सबसे ज़्यादा उसे हैदर के साथ देख के। बस इन सबको बातें बनाने का मौका मिल गया। आ गई रिदा रानी, अपनी बेवा बेवा माँ का मुंह काला करवा के। शकीला ने आते ही जबान के जौहर दिखाए। पीछे सारे मोहल्ले वाले थे। रिदा गाड़ी का गेट पकड़े खड़ी थी। शकीला ने एक तीखी नज़र हैदर पे डाली, जो सब अचंभे से देख रहा था। ये आप क्या बोल रही है शकीला आंटी? रिदा उनकी बात सुन के शौक में चली गई। बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सही बोल रही हो रिदा रानी, रात भर घर से बाहर थी, अब घर आई एक जवान जहां जहाँ लड़के के साथ आई है। बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे? शकीला ने जहरखंद लहजे में कहा। रिदा अभी भी गेट पकड़े खड़ी हुई थी। हैदर की तरफ उसकी पीठ थी, लेकिन उसे इस औरत की बातें महसूस हो रही थी। बहुत घटिया इल्ज़ाम वो लगा रही थी उस पर। रामैन, कहाँ हो तुम? देखो, तुम्हारी शहजादी आ गई वापस, अकेले नहीं आई है, अपने यार के साथ आई है। शकीला की बात सुन के रिदा के पैरों से ज़मीन खिसकी। उसे लगा उसके सर पे किसी ने उसे रौंद दिया हो। आंसू निकल रहे थे, उसके गाल भिगो रहे थे। उनकी आवाज़ सुन रिजा, आशी, रामन बेगम और फरहत भी बाहर आई। हैदर उनकी बात सुन के गाड़ी से बाहर निकल आया। ये आप क्या बोल रही है? शर्म नहीं आती आपको किसी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए? हैदर ने गाड़ी का दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद किया कि सब डर गए। इस आवाज़ से उसके गुस्से का अंदाज़ा लग रहा था। शकीला तो उस खूबरू इंसान को देख के हैरान रह गई, लेकिन फिर भी अपनी ज़बान के जौहर दिखाने से बाज नहीं आई। हैदर का दिल कर रहा था सामने खड़ी इस औरत का मुंह ही तोड़ दे, जो रिदा पे तहमत लगा रही है। रिदा ने दरवाज़ा छोड़ा और आगे बढ़ने लगी, जैसे खुद को घसीट रही हो। रिदा, मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम सारी रात? रामेन ने रिदा को देखा तो उनके तड़पते दिल पे ठंडी फुहार पड़ी। वो भाग के आई और उसके गले लग गई। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। शकीला आंटी झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं लिफ्ट में फंस गई थी अम्मी, रिदा सिसकते हुए बोली। रामेन के गले लगते अपनी सफाई देने लगी। रामेन के बाद रिजा उसके गले लगी। आशी, रिजा और रामेन के अलावा सब उन्हें शक से देख रहे थे। सबकी नज़रों में वाज़ेह नफरत थी। रामेन ने पीछे खड़े हैदर को देखा, जो रिदा की तरह थका थका लग रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे और उजड़ी हुई हालत में थे। कहीं मेरी बच्ची कुछ नहीं, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? रामेन ने उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए पूछा। अरे रामेन भाभी, एक बार अपनी बेटी से पूछ तो लो, कहाँ थी रात भर? इस लड़के के साथ क्या कर रही थी? अपनी इज्जत सलामत वापस लाई है? पैसों की लालच में वो भी फरोख्त करके तो नहीं आ गई? फरहत ने रामेन को कहा। रामेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिदा को हैदर के साथ देख के वो भी काफ़ी परेशान थी। आंटी, ये आप क्या बोल रही है? प्लीज़ ऐसे घटिया इल्ज़ामात मत लगाइए।
रिजा ने टोका। रिजा रिदा तक गई और उससे पूछने लगी, आप ही कौन है आपके साथ? रिजा, हैदर सर है। मैं ऑफिस की लिफ्ट में फंस गई थी और ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा ये कह रहे हैं, रिदा ने रोते हुए कहा। रिदा, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, तुम सारी रात घर से बाहर गुजार के आई हो, तुम्हारा किरदार सवालिया निशान बन चुका है, मोहल्ले की आंटी ने कहा। रिदा ने रामेन की तरफ देखा और सर नामे हिलाया। रामेन का सर चकरा रहा था। ये लिफ्ट वाले सब बहाने हैं, सच सच बताओ कहाँ थी तुम? शकीला ने नफरत से कहा। रिदा मुसलसल अपनी पाकीज़गी की गवाही दे रही थी, रो रो के हलकान हो चुकी थी। कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। हैदर बस मुट्ठियां भीजे सब बर्दाश्त कर रहा था। मैं बताता हूँ ये मैडम कहाँ थी। अचानक हैदर को अपने पीछे से एक मर्दाना आवाज़ आई थी। पीछे हमजा खड़ा था, वो गुस्से से तिलमिला रहा था। सबने मुड़ के देखा। वो चलता चलता हैदर तक आया। उसकी आंखों में हैदर के लिए नफरत ही थी। हमजा को किसी मोहल्ले वाले ने बताया था। बहुत सती सावित्री बनती है ये, अपने बॉस के साथ चक्कर चल रहा है इसका, और जब मैंने इससे पूछा तो मुझे थप्पड़ मार दिया। उसने हैदर की तरफ इशारा किया। सब उसे हैरानगी से देख रहे थे कि रिदा का बॉस है। रिदा मुसलसल रोए जा रही थी। उसकी हिचकी बंद गई। रामैन हमजा के मुंह से जहरीली बातें सुन के हैरान थी। अचानक हमजा का आ जाना भी उन्हें हैरान कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम हमजा? रिदा पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो। रामायण का जब्त टूटा वो गुस्से से बोली। उनकी आवाज़ कदरे ऊंची थी। अरे आंटी जी, पता है आपको, रात भर इस इंसान के साथ थी। इसके पहले वो मजीद कुछ कहता हैदर दहाड़ा। सब डर गए। रिदा भी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। रो रो के आंखें उसकी सुर्ख हो चुकी थी। बस बहुत हो गई आप सबकी बकवास। इस वक्त से देख रहा हूँ उस वक्त से देख रहा हूँ सब इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं, मुझे और रिदा को जोड़े जा रहे हैं। आप सबको बता दूं मैं, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। रिदा कल जितनी पाक थी और आज भी उतनी ही वो पाक है। हैदर ने रिदा की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, तो अब हम तुम्हारी बात माने? देखो लड़के, दिखने में बड़े घर के लगते हो, लेकिन ये सब देख के हम चुप नहीं होंगे। ये लड़की बदकिरदार है, इसकी वजह से हमारे मोहल्ले की लड़कियां खराब होंगी। शकीला कहाँ चुप रहने वाली थी, सो बीच में कूद पड़ी। रिदा इनकार कर कर के थक चुकी थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं था। और रामैन आंटी, माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ जो किसी और इंसान के बिस्तर। हमजा ऊंची आवाज़ में कहने लगा तो इससे पहले वो मजीद कुछ कहता, हैदर ने मुक्का उसके मुंह पे दे मारा। हमजा लड़खड़ा के दूर गिरा। उसे समझ नहीं आया, उसके मुंह से खून निकल आने लगा। खबरदार, जो आगे एक और लफ्ज़ कहा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। हैदर ने फौरन उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसकी आंखों में गुस्से से देखने लगा। रिदा हैरान परेशान खड़ी थी। रामैन तो सुन थी। अबे, तूने मुझ पे हाथ उठाया इस बदकिरदार लड़की के लिए, जो आज तेरे साथ तो कल किसी और के साथ। हमजा ये कहता उस तक बढ़ा तो हैदर का दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच गया। उसने हमजा का गिरेबान पकड़ा और उसे मारने लगा। हैदर ने हमजा को काफ़ी मारा। कैसे वो गुस्सा ना करता? आखिर उसकी मोहब्बत को सब गाली जो दे रहे थे। बहुत मुश्किल से मोहल्ले के लोगों ने दोनों को अलग किया। बच गया तो शुक्र कर के बच गया तू घटिया इंसान, वरना आज यहाँ तेरी लाश होती। हैदर को कुछ मर्दों ने पकड़ रखा था और मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। शकीला और मोहल्ले की दूसरी औरतें डर रही थी। तमाशा तो रिदा की इज्जत का लगा ही चुकी थी वो। अबे देख लूंगा तुझे। और रामेन आंटी, मैं रिदा से मंगनी तोड़ता हूँ, मुझे नहीं करनी ऐसी बदकिरदार लड़की से शादी, और वैसे भी अब इससे कोई शादी नहीं करेगा। हमजा अपने चेहरे के जख्मों पे हाथ रखता हंसने लगा। इसका बदला पूरा हो चुका था। रामेन आंखें फाड़े उसका घटियापन देख रही थी। बात सही है, अब तुम्हारी लड़की से कौन शादी करेगा? मोहल्ले की एक और औरत बोली। मैं करूँगा इससे शादी, अभी और इसी वक्त। रामेन रिदा को गले से लगाए खड़ी रो रही थी। रिदा का रूबरू रो रो कर हाल बुरा हो चुका था। हैदर ने मौके की ज़रूरत समझते हुए कहा। वो इससे ज़्यादा और रिदा की रिसवाई नहीं देख सकता था। उसकी बात पे सबको जैसे सांप सूंघ गया। रिदा रामेन से अलग हुई और मुंह खोले हैरत से देखने लगी। ये सब तमाशा उनके घर के बाहर गली में हो रहा था। देखिए आंटी, मेरी वजह से ये सब हुआ है, और प्लीज़ आंटी, मैं रिदा का हाथ थामना चाहता हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं अभी और इसी वक्त रिदा से निकाह करना चाहता हूँ। हैदर फ़ौरन रामेन के पास गया और रिदा का हाथ मांगा। हमजा का दिल हैदर को कत्ल करने का कर रहा था। मुझे मंजूर है बेटा, रामेन ने उसके सर पे हाथ फेरा।
हैदर के चेहरे पे दिलकश मुस्कुराहट आ गई। मैं अपने मॉम डैड को फ़ोन करके बुला लेता हूँ। देखा, मैंने कहा था इन दोनों का चक्कर है, इसीलिए रिदा से शादी करना चाहता है। हमजा बोला तो रामैन उस तक गई और एक ज़ोरदार चमाट उसके मुंह पे रसीद किया। खबरदार, जो अब किसी ने मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा तो। मेरी बेटी का किरदार शीशे की तरह साफ है और इस बात का मुझे यकीन है। अगर वो कह रही है कि वो फंस गई थी तो ऐसा ही हुआ होगा। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा यकीन है। रामैन ने आंसू रोकते हुए दो टोक अंदाज में कहा। सब तमाशा कर चुके थे। गुस्से से उसका बुरा हाल हो रहा था। दिल कर रहा था कि हमजा का हश्र नश्र कर दें। हैदर फ़ोन करके सबा और यासीन साहब को बुला चुका था और अब किसी मुंह से कोई बात भी मैंने सुनी रिदा के खिलाफ तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे? हैदर ने दहाड़ते हुए कहा। रिदा पलक झपकाए बिना उससे हैरानगी से देख रही थी। हमजा ने उसका साथ छोड़ दिया लेकिन हैदर ने भरी महफिल में उसका साथ दिया। रिजा और आशी बहुत खुश थी। रामैन हैदर को घर के अंदर ले आई। रिदा से पूछा तो उसके पास हाँ करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हैदर ने अहद को भी बुला लिया। रुशान और सोहेल साहब भी आ चुके थे। सबके आने के बाद हैदर ने सबको पूरी बात बताई कि कैसे वो लिफ्ट में फंसे और आगे का किस्सा। रामेन भी सब सुन रही थी। उन्हें रिदा पर पूरा भरोसा था। रिदा का रो रो के बुरा हाल था। सूजी आंखें, बिखरे बाल, अरसे की बीमार लग रही थी वो। निकाह हो गया था। रिदा इब्राहिम से मिसेस रिदा हैदर यासीन बन चुकी थी। अहद बहुत खुश था। चलो, जैसे भी सही, हैदर को उसकी मोहब्बत तो मिल चुकी थी। बस अब उसकी मोहब्बत उसे जल्द मिल जाए। अब हाल रिदा रिजा की गोद में सर रख के सोच रही थी कि उसके नसीबों ने उसे कहाँ ला पहुँचाया था। बेआवाज़ रोए जा रही थी। सोच सोच के पिछले 24 घंटों में उसका सब कुछ तहस नहस हो चुका था। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई तो रिदा हाल में पहुंची, वरना आज सुबह के बारे में सोच सोच के वो पागल हो रही थी। रिदा सीधी हुई तो रिजा ने आने के लिए कहा तो रुशान ने बताया कि हैदर रिदा से मिलना चाहता है, तो आशी रिजा का हाथ थाम के बाहर ले आई। इन सब के जाने के बाद हैदर कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। रिदा, जो काले लिबास में उजड़ी हालत में थी, उसका आधा दुपट्टा ज़मीन पे पड़ा था और आधा गले में था। चुटिया से निकले बाल, लाल आंखें और रोया रोया सा चेहरा। हैदर को तो लग रहा था कि वो दीवाना हो जाएगा। इस उजड़ी हालत में भी रिदा उसे बहुत हसीन लग रही थी। शायद निकाह की वजह से। अब तो वो उसका महरम था, इसलिए शायद उसे ज़्यादा कशिश महसूस हो रही थी। रिदा की नज़रें ज़मीन पे थी। वो खड़ी हैदर के बोलने की मुंतज़िर थी। रिदा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। हैदर उस तक आया और मोहब्बत से चूर लहजे में बोला, रिदा प्लीज़ ऐसे मत रो। जो हुआ उसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी। ऐसे खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो तुम? हैदर की आवाज़ से ही दर्द छलक रहा था। उसे लग रहा था रिदा के आंसू उसके दिल पर उतर रहे हैं। सर, मैं बेकसूर होते हुए भी कसूरवार ठहराई गई हूँ। रोऊँ ना तो और क्या करूँ? रिदा ने भारी आवाज़ में कहा। उसका गला बैठ रहा था। चिल्ला चिल्ला के उसकी आवाज़ बहुत कम निकल रही थी। रिदा फिर से रोने लगी। रिदा प्लीज़। वो साइड टेबल तक गया और वहाँ से पानी लेके आया और रिदा को दिया। रिदा ने इनकार कर दिया तो हैदर कहाँ मानने वाला था। उसने उसके लबों से गिलास लगाया। रिदा शिद्दत से रह गई। उसने पानी पी लिया लेकिन अब हैदर की नज़रें अजीब नहीं लग रही थी उसे, बल्कि अच्छी लग रही थी। हैदर मुस्कुरा रहा था। दिल में सुकून था कि रिदा अब उसकी हो चुकी है, लेकिन हमजा को किसी तौर बख्शने वाला नहीं था वो। सर, आपने मुझ जैसी बदनाम और सवालिया किरदार वाली लड़की से शादी करके ठीक नहीं किया, रिदा ने पानी पीने के बाद रोते हुए कहा। हैदर उसकी बात पे मुस्कुराया और उसके आंसू नरमी से साफ कर दिए। रिदा, यहाँ देखो मेरी तरफ। हैदर ने पानी का गिलास साइड पे रखा और उसे कंधों से थामा। जो नीचे देख रही थी। हैदर के छूने से उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो हिल नहीं सकती थी क्योंकि कंधों पे गिरफ्त मजबूत थी। उसने नजरें उठा के हैदर को देखा जो उसे बहुत मोहब्बत से देख रहा था। रिदा, तुम अब मेरी शरीके सफ़र हो। तुम्हारी सारी तकलीफ़ें मेरी हैं और तुम लोगों की बातों पे खुद को तकलीफ़ देना बंद करो। तुम बहुत बाकिरदार हो। नहीं, नहीं हूँ मैं बाकिरदार, नहीं हूँ। मैं बहुत बदकिरदार हूँ। सब यही कह रहे थे। बहुत बदकिरदार हूँ मैं। हैदर की बात पे उसने आंखें मूंद ली, लेकिन अचानक उसे सबकी बातें याद आई और हैदर के हाथ अपने कंधे से हटाए और रोते रोते ज़मीन पे बैठती चली गई। हैदर ने आंखें बंद की। कब से वो जब्त किए बैठा था। उसका ज़ब्त टूटा। बहुत गुस्सा आया। उसने रिदा को बाजू से जकड़ कर खड़ा किया और ज़ोर से दीवार से पिन किया और इर्द गिर्द हाथ जमा लिए। उसे लोगों की बातों से ज़्यादा रिदा की बातों से गुस्सा आ रहा था।
रिदा और उसके बीच 1 इंच का फासला भी नहीं था। रिदा अचानक हुए हमले पर बौखला गई और ऐसा लग रहा था उसे जैसे दिल पसलियां तोड़ के बाहर निकल आएगा। हैदर की गर्म सांसें उसके चेहरे पे पड़ रही थी। उसने रिदा के चेहरे पे आते बाल पीछे किए और चेहरे पे हाथ रख के एक एक लफ्ज चबा चबा के बोला, तुम्हारे किरदार की गवाही दे सकता हूँ मैं। मुझे किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं है, समझी? खुद को ब्लेम करना बंद करो। जो हुआ तकदीर में ऐसा होना ही लिखा था। हैदर का ये रूप रिदा ने पहली बार देखा था। रिदा ने उसके लहजे में झर रिदा को उसके लहजे से झरझरी होने लगी। वो हमेशा उससे मोहब्बत से बात करता था। आज पता नहीं क्यों धौंस जमा रहा था। हैदर ने दाएं अंगूठे से उसके गाल से आंसू साफ किए। रिदा ने आज पहली बार उसका लम्स महसूस किया था। रिदा के गाल लाल हो रहे थे। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? रिदा ने हैदर को झुकते देखा तो लड़खड़ाते लहजे में पूछा। उसे हैदर का रवैया अजीब लग रहा था। हैदर तो उसे हिसार में लिए खड़ा था। हैदर हल्का सा मुस्कुराया। रिदा ने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। वो खुद पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी। हैदर झुका और अपने हक को इस्तेमाल करते उसके गाल पे लब रख दिए। रिदा ने उसका लम्स महसूस करते ही आंखें बंद कर ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिसकी आवाज़ हैदर भी बखूबी सुन सकता था। आज पहली बार किसी मर्द ने उसे छुआ था। वो कोई गैर नहीं था, उसका महरम था, जिसने उसे भरी महफिल में अपनी इज्जत बनाया था। हैदर ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन रिदा को ये एहसास भी दिलाना ज़रूरी था कि अब वो उसका शौहर है, वरना वो लोगों की बातों के बारे में सोच सोच के अपना और हैदर का रिश्ता भी खराब कर सकती थी। पहली बात, मिसेस रिदा हैदर यासीन, मैं अब आपका शौहर हूँ। सर नहीं तो आप मुझे आज से हैदर बुलाएंगी। और दूसरी बात, मैं आज ही रुखसती चाहता हूँ, तो तैयार कर लो खुद को, क्योंकि मैं यहाँ के घटिया और मतलबी लोगों के दरमियान तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हैदर ने पहली बात अपने पुराने लहजे में कही और दूसरी बात संजीदगी से कही। रिदा उसकी बात सुन के हैरान हो गई। इतनी जल्दी रुखसती? वो कैसे? रिजा अम्मी और रुशान को छोड़ के कैसे जा सकती थी? रिजा और आशी कमरे से बाहर आई। आशी घर चली गई थी, जबकि रिजा का रुख अम्मी के कमरे की तरफ था। उसे लगा अम्मी कमरे में होंगी। वो हाथ पाँव चलाती कमरे में दाखिल हुई। अम्मी, अम्मी आप यहाँ है क्या? रिजा ने हाथ हवा में लहराते हुए कहा। वो कमरे में दाखिल हुई। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। वो पीछे मुड़ी और बोली, अम्मी मैं आपको कब से आवाज़ दे रही हूँ। रिजा हाथ हवा में लहरा रही थी, उस नफ्स तक पहुंची। उसने हाथ बढ़ा के जैसे ही उसे छूने लगी तो उसकी जान ही निकल गई। ये तो कोई मर्द था और ये खुशबू जानी पहचानी थी। ये तो उसी इंसान की खुशबू थी जो उस रात आया था। इससे पहले कि वो चीखती, भारी हाथ ने उसके मुंह को बंद कर दिया। उसकी जान हवा होने लगी। आंखों से आंसू निकलने लगे। हाय जानम, पहचाना? आज जो उसे रूम में आता देख चुका था, सबसे नज़र बचा के वहां पहुंचा। वो ड्राइंग रूम से बाहर निकला था एक फ़ोन कॉल अटेंड करने, जब उसने घड़ी से देखा रिजा अंदर रूम में जा रही थी। रुशान, रामेन और बाकी सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। इसी मौके की ही तलाश तो थी उसे। वो पॉकेटों में हाथ डाले मुस्कुराता रूम में दाखिल हुआ और रिजा की बात पे उसके चेहरे पे जानदार मुस्कुराहट आई। उसके मुंह पे हाथ रखे उसने धीरे से उसके कान में कहा। रिजा सर हिला रही थी और खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मुबारक हो जानम, तुम्हारी बहन का तो घर बस गया, लेकिन मेरा और तुम्हारा आशियाना कब आबाद होगा? अगर तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर करती रही तो कैसे चलेगा? आहद ने उसके मुंह से हाथ हटाया और उसके पीछे जाके उसके कान में सरगोशी की। रिजा की टांगें कांप रही थी कि दिन दहाड़े वो वहां पहुंच गया। उसके घर में कमरे में वो मुसलसल बोल रहा था। उसे पता था कि कोई नहीं आएगा, सब बिजी थे। वो चलता उसके सामने आया। तो तुम यहाँ के इस वक्त? देखो, अगर किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। प्लीज़, आप ही पे भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मुझे भी नहीं छोड़ा जाएगा। रिजा ने रोते हुए कहा। आहद बस सुन रहा था, बिल्कुल जैसे किसी ने उसके कान में चाशनी घोल दी हो। जानम, मेरे होते हुए कोई तुम पे उंगली भी नहीं उठा सकता। ऐसा करने वालों को मैं उसी वक्त जहन्नम वासिल कर दूंगा, समझी? आहद ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा के कहा। उसे तो बस रिजा के करीब रहना था। उसने ऊपर से लेके नीचे तक रिजा को देखा, जो उंगलियां मरोड़ती हिचकोलियों के साथ रो रही थी। पर्पल रंग का फ्रॉक बहुत खिल रहा था उस पर, ऊपर से सुर्ख नाक और उसमें चमकती लौंग। आहद तो दीवाना हो रहा था। गर्दन झुकाए उसकी आंसू
जमीन पे गिर रहे थे। अहद ने शहादत की उंगली से उसका झुका चेहरा उठाया, उसके चेहरे को गौर से देखा। जानम, इतना मत रोया करो, तकलीफ होती है मुझे, और तुम फिक्र मत करो, हम भी बहुत जल्द एक हो जाएंगे, हैदर ने गंभीरता से कहा। रिजा का दिल अहद ने गंभीरता से कहा। रिजा का दिल धक धक कर रहा था। किसी के आ जाने की टेंशन अलग उसे अहद सनकी लग रहा था, जो इस वक्त भी आ पहुंचा था। जूड़े में बंधे बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। अहद ने हाथ बढ़ा के उसके बाल कैचर से आज़ाद किए और खोलते ही उसकी कमर पे वो बाल फैल गए। बालों की लटें उसे परेशान कर रही थी। रिजा की जान तो हलक में ही अटकी हुई थी। उसकी इस हरकत से उसका दिल धड़कने लगा। वो फिर से उसके पीछे खड़ा हो गया और एक लंबी सांस लेके शैम्पू की खुशबू महसूस की। रिजा उसकी सांसें अपनी गर्दन पे महसूस कर सकती थी। उसके हाथ काँप रहे थे। उसने कँपकँपाते हुए लहजे में कहा, देखो, कितनी बार तुम्हें बता चुकी हूँ, माजूर हूँ मैं। क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो? देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरा पीछा छोड़ दो और चैन से जीने दो मुझे। रिजा ने इल्तिजा की। अहद ने पीछे से उसका हाथ गुस्से से जकड़ लिया। रिजा को लग रहा था कि वो उसका हाथ ही तोड़ देगा। जानम, साया कैसे पीछा छोड़ सकता है? साया हमेशा साथ रहता है। मैं तो तुम्हारा साया हूँ। कितनी बार कहा है ये माजूर लफ्ज़ मत इस्तेमाल किया करो अपने लिए। मुझे सख्त नफरत है इस लफ्ज़ से, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। आखिर बार वॉर्न कर रहा हूँ, खुद को माजूर कहना छोड़ दो। अगर अब भी ये लफ्ज़ मैंने सुना तो तुम जानती हो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसके कान में गुर्राया। रिजा की कमर उसके सीने से लगी थी। हाथ उसने जकड़ रखा था। रिजा मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी, लेकिन वो उसकी मज़ाहमत को खातिर में ही नहीं ला रहा था। उसका पारा हमेशा रिजा की इन बातों से हाई हो जाता था। तो तुमसे बुरा वैसे भी कोई नहीं हो सकता। मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना रखी है। कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हो, समझते क्यों नहीं हो? रिजा ने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज़ में दर्द महसूस हो रहा था अहद को। आंसू तो बहुत बेमोल कर चुकी थी वो। बुरा तो हूँ मैं, तुम्हारे मामले में बहुत बुरा हूँ मैं। तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता मेरी क्यूट सी जानम। अब बस उस वक्त का इंतज़ार है जब शरई और कानूनी दोनों तरीके से तुम मेरी दस्तरस में आ जाओगी। अहद उसके कान में सरगोशियाँ कर रहा था। रिजा डर के मारे आंखें बंद किए सब सुन रही थी। पसीने की नन्ही बूंदें उसके माथे पर चमक रही थी और आंसू तो तवातर से बह रहे थे। लेकिन वो भी क्या करती? हर बार वो इंसान उसके लिए इम्तिहान बन के आ जाता था। देखो, चले जाओ यहाँ से प्लीज़। मेरी इज्जत का क्यों जनाजा निकालने पे तुले हुए हो तुम? रिजा अब जोरों शोर से रोने लगी। उसे टेंशन थी कि किसी ने उसे देख लिया तो क्या होगा। आहत मुस्कुराता उसके सामने आया और उसके आंसू साफ किए और बोला, जानम, जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे लिए शादी का प्रपोजल आएगा। चुपचाप बगैर किसी चू चरा के हाँ कह देना। आहत ने उसके गाल थपथपाए। रिजा हैरान हो गई, बिल्कुल शौक में चली गई। मैं हरगिज़ ये शादी नहीं करूँगी, समझे तुम? रिजा गुस्से से चिल्लाई तो आहत को उस पर प्यार आने लगा। जानम, सोच लो, मैं अगर दिन दहाड़े तुम्हारे घर, तुम्हारे कमरे में आके तुम्हारा दीदार कर सकता हूँ तो सोचो, मेरे लिए तुम्हें उठा के लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ प्यार से ना मिले तो उसे छीन लेना मेरी आदत है। और तुम चीज़ नहीं, मेरा इश्क हो। तुम्हारा पीछा ऐसे कैसे छोड़ दूँ? हाँ, अहद ने उसे धमकी दी। रिजा को तो लग रहा था उसकी इर्द गिर्द सब कुछ धमाके ही हो रहे हैं। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ? रिजा फिर से रोने लगी। उसने लड़खड़ाती आवाज़ में बेयकीनी से कहा, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी। उसने कंधे उचकाते लापरवाही से कहा तो रिजा का दिल कर रहा था कि मर जाए। और जानम, ख्याल रखना अपना, बहुत ख़ास हो तुम, और कोई होशियारी मत दिखाना। साया हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारी एक एक हरकत पर नज़र है मेरी, और तुम मेरी हो के रहोगी, ये वादा है मेरा, मेरी प्यारी सी जानम से। उसने अंगूठे से आंसू साफ किया और उसकी नाक की लौंग को हमेशा की तरह छुआ। उसके कंधे पे सही से दुपट्टा फैलाता उल्टे पांव वहां से निकल गया। रिजा उसके जाने के बाद फर्श पे बैठती चली गई और अपने दुपट्टे का कोना जकड़े रोने लगी। उसकी हिचकी बन गई थी। पहले ही वो उस कमी के साथ जी रही थी। पता नहीं कौन आ गया था उसकी ज़िंदगी में जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। आज ही रुखसती? मतलब इतनी जल्दी? हैदर ने जब रुखसती का कहा, रिदा का रंग उड़ गया। वो अपने घर, अपनी फैमिली को इतनी जल्दी नहीं छोड़ के जाना चाहती थी। हाँ, आज ही रुखसती होगी। रिदा अभी भी दीवार के साथ लगी थी और अभी भी हैदर उसके बेहद करीब था। उसकी सांसों की तपिश
से रिदा को अपना आप जलता महसूस हो रहा था, पर उसने रोते हुए सर झुका लिया। हैदर ने उसका चेहरा उठाया, उसके आंसू साफ किए और धीमे से कहा, मैं यहाँ तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ बहुत बुरे लोग हैं, तुम्हें अजियत देंगे ये लोग, जो मुझे कतई कबूल नहीं है। हैदर ने अपनी लाल आंखें उसकी सूजी ब्राउन आंखों में गाड़ दी। रिदा को लग रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रही है। हैदर को अपने शौहर के रूप में तस्लीम करना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। ये कह के वो पीछे हटा। रिदा जैसे ही आगे बढ़ी, उसका सर बुरी तरह चकराया। हैदर का रुख अभी भी उसी की तरफ था। उसने सहारे के लिए हैदर का बाजू थामा और अपना सर हैदर के कंधे पे रख दिया। उसे सब गोल गोल महसूस हो रहा था। हैदर ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए परेशानी से उसे देखा। रिदा, क्या हुआ है तुम्हें? रिदा ने आंखें खोलने की कोशिश की। जैसे ही वो उससे दूर होने लगी, फिर से लड़खड़ाती हैदर ने उसे कमर से थाम लिया और सहारा देते हुए बेड पर बिठा दिया। ये लो, पानी पियो। हैदर ने पानी का गिलास उसके लबों से लगाया। उसने रिदा को आराम से बेड पर लिटा दिया और कंफर्टर रखते बाहर गया और सबको बताया। यासीन साहब ने डॉक्टर को कॉल की। सब रिदा के कमरे में पहुंचे। रिदा का जर्द रंग देख के रामैन के दिल को बहुत ठेस पहुंची। पिछले 24 घंटों में कितना कुछ देख लिया था रिदा ने। देखिए, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस बीपी थोड़ा सा डाउन हो गया था और टेंशन की वजह से चक्कर आ गया था। आप इन्हें कुछ खिला दीजिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर ने चेकअप के बाद हैदर से कहा, जो बेचैन हो रहा था। बार बार डॉक्टर से पूछ रहा था कि क्या हो गया है रिदा को। सब उसकी बेचैनी पर मुस्कुरा दिए। रिजा दूसरी साइड पे बैठी उसके सर पे हाथ फेर रही थी। अहद बस बेखुद सा उसे ही देखे जा रहा था। रिदा होश में थी, बस उसका सर चकरा रहा था। रामैन रिदा के लिए कुछ खाने को ले आई। रामैन ने बहुत मुश्किल से रिदा को कुछ खिलाया। बाकी सब पहले ही खा चुके थे। रिदा कुछ खाने से इनकारी थी। सब बाहर निकल गए। वैसे हैदर, तेरी प्रेम कहानी तो तकमील तक पहुंच चुकी है। अब ना तेरी साली बहुत जल्द तेरी भाभी बनने वाली है। हैदर और अहद ड्राइंग रूम की तरफ जा रहे थे। अहद ने हैदर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, तो हैदर मुस्कुरा दिया और रौब से बोला, मैं इस घर का बड़ा दामाद हूँ और रिजा का बड़ा भाई, तो पहले रिश्ता ला फिर सोचता हूँ। हैदर की बात पे अहद का मुंह खुल गया। हैदर की हंसी निकल आई। अबे, अभी तेरी शादी को 2 घंटे नहीं हुए और तू रौब देखो, जैसे पता नहीं कितने साल हो चुके हो तेरी शादी को, और तू कब से रिजा का भाई बन गया? अभी 2 घंटे पहले देख, रिजा की बहन हुई तो इस एतबार से मेरी भी बहन हुई और मैं उसका बड़ा भाई। हैदर ने मासूमी से कहा तो अहद ने उसकी कमर पे एक धमुका सा रसीद किया। हाँ, अब मेरा साला बनना चाहता है तू, है ना? औकात में रह समझा। मेरा एक ही साला है और वो है रूशान। अहद ने उसकी टांग खींची। वाह, क्या बात है, शायद तू भूल गया है, मैं तेरा दोस्त हूँ। वैसे किसी ने सच ही कहा है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। हैदर को शदीद झटका लगा। उसका संजीदा दोस्त इस कदर बचकाना हरकतें कर सकता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, तो जो रूस से इतनी शिद्दत शिद्दत वाली मोहब्बत है, तो उसके ख़ानदान से क्यों ना हो। हाँ, तो जोरू से इतनी शिद्दत वाली मोहब्बत है तो उसके ख़ानदान से क्यों ना हो। अहद ने हंसी दबाते हुए कहा, ओ भाई थम जा, अभी जोरू हुई नहीं है, होने वाली है। तू तो अभी से उसका गुलाम हो गया है। हैदर ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ क्या करें, मोहब्बत है ही ऐसी चीज़। मेरी छोड़ तू अपनी कर, तेरी तो तू कर चुका है, तेरी तो हो चुकी है। अब मुझे बता कि कितना बड़ा गुलाम है जोरू का। अहद ने हंसते हुए कहा तो हैदर ने गर्दन हिलाई और मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी हूँ ना गुलाम, और रिदा मेरी सरकार। हाँ हाँ हाँ, वैसे हैदर सच में तू बहुत बड़ा जोरू का गुलाम बनेगा। हैदर की बात पे अहद हंसने लगा। दोनों ड्राइंग रूम में पहुंचे। शाम हो चुकी थी, अब रात होने को थी। पूरा दिन आज कैसे गुजरा किसी को पता ना चला। आंटी, मुझे अभी रुखसती चाहिए, मैं रिदा को और यहाँ नहीं रहने दे सकता, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। हैदर ने आते ही रामेन से बात की और उसका हाथ अकीदत से अपने हाथ में लिया। रामेन उसकी आंखों में वाज़ेह रिदा के लिए मोहब्बत और इज्जत देख सकती थी। मुझे क्या एतराज़ होगा बेटा, वो तुम्हारी अमानत है, मैं रिदा को तैयार करती हूँ, रामैन ने कहा तो हैदर ने मुस्कुराकर उनका हाथ अकीदत से आंखों से लगाया। रिजा भी वही थी। हैदर भाई, आप इतनी जल्दी आप ही को हमसे दूर ले जाएंगे? रिजा ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। अहद उसे ही देख रहा था। हैदर मुस्कुराया, उस तक गया और उसके सर पे हाथ रखा। तो क्या हुआ, मैं रिदा को अपनी छोटी बहन से मिलवाने लाया करूँगा, जब भी उसका दिल चाहेगा। हैदर की बात पे रिजा के चेहरे पे चमक आ गई। सच्ची मुच्ची, हैदर ने जवाब दिया तो रिजा के चेहरे पे दिलकश मुस्कुराहट आ गई
और अहद ने पहली बार उसे इतनी ब्राइट स्माइल करते देखा था। अहद भी बेखुद होकर उसे ही देख रहा था। हैदर भाई आप बहुत अच्छे हैं। रुशान हैदर के गले लग गया। रामैन मुस्कुरा के ये मंजर देख रही थी। यासीन साहब और सबा को अपनी औलाद पे फख्र हो रहा था। हैदर चलता हुआ रामैन के पास आया और बोला, आंटी मैं वादा करता हूँ कि मैं रिदा का अपनी जान से बढ़ के ख्याल रखूंगा और उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। हैदर की बात पे रामैन की आंखें भर आई। अगर आज इब्राहिम साहब होते तो कितने खुश होते रिदा के हमसफ़र को देख के। उन्होंने हैदर के सर पे हाथ रखा। जीते रहो बेटा, मैं रिदा को तैयार करके लाती हूँ। रामैन जाने लगी तो सबा ने रोका। रामैन जी मैं भी चलती हूँ आपके साथ, सबा ने कहा। रामैन ने सर हाँ में हिलाया। रिजा फौरन बोली, अम्मी मैं भी, ये कह के वो आगे बढ़ने लगी। जैसे ही अहद के पास से गुजरी तो उसका पाँव मुड़ा। वो गिरने ही वाली थी कि अहद ने उसे थाम लिया। उसका हाथ रिजा के कंधे पे था। सब डर गए कहीं रिजा को चोट ना लगी हो। रिजा को वो लम्स जाना पहचाना लगा। वो खुशबू उसी इंसान की थी, मतलब वो वही था उनके बीच। लेकिन वो कौन था? आराम से जानम, जानम बहुत आहिस्तगी से कहा कि सिर्फ रिजा ही सुन पाई। वहीं खड़ी खड़ी वो काँप गई। वो वहीं मौजूद था सबके साथ। तुम ठीक हो रिजा? हैदर ने इस्तफसार किया। रिजा उससे दूर हुई। उसने हाँ में सर हिलाया। शुक्रिया अहद बेटा, रिजा को बचाने के लिए। रामैन ने उसका शुक्रिया किया। रिजा के तो पैरों से ज़मीन खिसक गई। रिदा का बॉस अहद मजीद है उसका साया। उसका मुंह खुल गया। दिल धक धक करने लगा। रिजा ने बहुत मुश्किल से खुद पे काबू पाया रखा था। रिजा का हाथ थामे रामैन और सबा अंदर रिदा को तैयार करने ले गई। रिदा ने कुछ न कहा, वो मान गई थी। अपनी माँ के फैसले के खिलाफ वो नहीं जा सकती थी। यार ये रिदा आ क्यों नहीं रही? हैदर ड्राइंग रूम में मुसलसल चक्कर लगा रहा था। रूशान मोबाइल पे गेम खेलने में बिजी था और यासीन साहब और अहद उसे चकराते देख उन्हें ऐसा लग रहा था वो चकरा जाएंगे। अंकल माइंड मत करना, लेकिन आपका बेटा बहुत बेशर्म है। देखिए कैसे पागल हो रहा है। यार थोड़ा सब्र कर जा, आ जाएगी वो। तैयार होने में वक्त तो लगता है ना। अहद ने मज़ाहिया अंदाज में पास बैठे बोला। दोनों सोफे पे बैठे उसकी बेचैनी देख रहे थे। अहद बेटा, माइंड की क्या बात है? इस बात से मैं पहले से वाकिफ़ हूँ कि ये किस कदर बेशर्म है। कितना उतावला हो रहा है ये। यासीन साहब ने हैदर की टांग खींची। हैदर बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। डैड, अब आपका ही बेटा हूँ। आप भी तो ऐसे ही हुए होंगे जवानी में, राइट? हैदर ने यासीन साहब को आंख मारते हुए कहा। यासीन साहब भी खुजल हुए और अहद और हैदर दोनों हंसने लगे। रुशान मोबाइल पे बिजी था। उसने कुछ भी ना सुना। इतने में सामने से रिदा आती नजर आई, जो पाँव तक झूलती लाल फ्रॉक में मलबूस थी। फ्रॉक बहुत सादा था। नेट के फ्रॉक में सुर्ख दुपट्टा सर पे जमाए, हल्की सी लाल लिपस्टिक और ना होने के बराबर मेकअप। ज्वेलरी के नाम पे सिर्फ चूड़ियाँ और बालियाँ पहन रखी थी और कंधों पे काली चादर डाले। वो हैदर यासीन की दुल्हन थी। बहुत उदास थी। उसका सौगवार हुस्न हैदर को चारों खाने चित कर रहा था। वो पहली दुल्हन होगी जिसकी रुखसती इस कदर सादे हुलिये में हो रही थी। हैदर उस तक गया और अपना हाथ फैलाया। रिदा ने एक नज़र उस पर डाली। उसकी आंखें अभी भी लाल हो रही थी, जो रोने की गवाही दे रही थी। उसने हैदर का हाथ थाम लिया। हैदर पूरे से इस्तेहकाक से उसका हाथ थामे चलने लगा। रिदा भी उसके साथ चल रही थी। सब गेट के बाहर आ गए। रिदा सबसे मिलने लगी। आंसुओं पे लगा जब्त टूटा और वो रामैन के गले लग के रोने लगी। ये ऐसा वक्त होता है जब हर बेटी को अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है। आज रिदा को अब्बू की बहुत याद आ रही थी। वो बहुत रो रही थी। रिजा और रुशान के गले लगे वो बहुत रोई। रुशान और रिजा दोनों भी रो रहे थे। रिजा का तो एक सहारा जा रहा था। रिदा उसकी राजदार थी, सहेली भी थी। बाहर मोहल्ले वाले भी सब देख रहे थे। फरहत और शकीला तो कुट रही थी कि रिदा को इतना अच्छा लड़का कैसे मिल गया। रिदा और हैदर एक गाड़ी में थे, जबकि यासीन साहब और सबा उस गाड़ी में बैठ गए जिसे वो लाए थे। अहद भी एक आखिरी नज़र रिजा पे डाली, जो रो रही थी। वो सर हिलाता हुआ वहाँ से निकल गया। रिदा के आंसू थम ही नहीं रहे थे। हैदर को अब उसके आंसू तकलीफ दे रहे थे। वो दोनों रास्ते में थे। आज रिदा पूरे हक से हैदर के पहलू में बैठी सीसी कर रही थी। उसकी नाक लाल हो चुकी थी। लाल जोड़े में वो कयामत ढा रही थी। हैदर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था खुद पे काबू पाना। हैदर ने झटके से गाड़ी रोकी। रिदा का सर डैशबोर्ड से लगता हैदर ने अपना हाथ रख दिया, जिससे उसके सर पे चोट नहीं लगी। रिदा सीधी हुई और रोना भूल के हैदर को देखने लगी। स्टॉप क्राइंग रिदा, हैदर ने चबा के कहा। रिदा ने उसकी तरफ हैरानगी से देखा और कुछ न बोली। हैदर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और टिशू के डब्बे से एक टिशू
रिदा के सामने किया। उसने चुपचाप टिश्यू थाम लिया और आंसू साफ कर दिए। वो एक पॉश एरिया में दाखिल हुए। गेट खुलते ही हैदर और यासीन साहब की गाड़ी घर में दाखिल हुई। हैदर उतरा और दूसरी तरफ आया और उसने दरवाज़ा खोला और हाथ रिदा के सामने फैलाया। रिदा ने हाथ थाम लिया और गाड़ी से उतरी और बड़ी इन्हमाक से घर का जायज़ा लेने लगी। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके घर से काफ़ी बड़ा था। वो पोर्च से होते हुए घर में दाखिल हुई। यासीन साहब और सबा भी उनके साथ ही थे। एंट्रेंस में एक गैलरी थी, जहाँ से दाएं तरफ सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी और बाएं तरफ एक सोफ़ा सेट लगा हुआ था और साथ के दरवाजे से अंदर लाउंज था और सीढ़ियों के साथ वाला कमरा ड्राइंग रूम में था। सोफ़े के साथ थोड़ा सा आगे डाइनिंग टेबल था और साथ ही शायद किचन था। पूरे घर में वुडवर्क था। घर बहुत खूबसूरत था और उसमें रखी एक एक चीज़ बहुत उम्दा थी। रिदा सबा के साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और ऊपर आने वाले फ्लोर में दाएं तरफ हैदर का कमरा था। रिदा को वो बेड पे बिठा के चली गई। रिदा पूरे कमरे का जायज़ा लेने लगी। कमरे का थीम डार्क ब्राउन और ब्लैक था। बेड की चादर से लेके पर्दों तक सब बहुत नफीस था। बेड के सामने सिर्फ एक ही काउच था, जो दरमियाने साइज़ का था और एक तरफ ड्रेसिंग टेबल था और एक रूम भी था, शायद ड्रेसिंग रूम था। रिदा बड़ी फुर्सत से सब देख रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और हैदर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में बैग्स थे। वो बिना कुछ बोले बैग्स लेके ड्रेसिंग रूम में छोड़ आया। आगे के बारे में सोच के ही रिदा की जान जा रही थी। उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई। हैदर बाहर आया, थका सा। रफ से हुलिये में भी वो बहुत हैंडसम लग रहा था। रिदा ने आज पहली बार ध्यान से उसे देखा था। हैदर उसे खुद को घूरता पाकर उसकी तरफ बढ़ा। रिदा को कुछ समझ नहीं आया। वो फौरन खड़ी हो गई। वो आगे बढ़ रहा था। रिदा पीछे को खिसक रही थी और पीछे दीवार से जा लगी। हैदर ने दोनों तरफ हाथ रख के भागने के रास्ते मसदूद कर दिए। उसने फूंक मारी। रिदा के चेहरे पे आने वाले बाल उड़ रहे थे। उसकी हरकतों से रिदा की जान निकल रही थी। क्या सोच रही हो? हैदर ने बहुत आहिस्तगी से पूछा। रिदा को कुछ समझ नहीं आया। कुछ नहीं, रिदा ने नजरें झुका ली। आज मेरी दुल्हन के रूप में बहुत हसीन लग रही हो। हैदर की बात पे रिदा को ठंडे पसीने आने लगे। उसने हैदर का लहजा नोट किया, जैसे वो किसी खुमार में हो। हैदर ने उंगली से उसकी कान की बाली को छुआ, उसके चेहरे को छू रही थी। रिदा को लम्स जानलेवा लग रहा था। सर, ये रिदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हिचकिचा रही थी। हैदर मुस्कुरा रहा था। आज उसकी दिली मुराद जो पूरी हो चुकी थी, उसे उसकी रिदा मिल चुकी थी। मेरा नाम हैदर है, सर नहीं, हैदर ने झुक के उसके कान में कहा। रिदा को उसका लहजा मोहब्बत से चूर लगा। रिदा ने उसके सीने पे हाथ रख के उसे दूर करने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। हैदर झुका ही था। उसकी गर्म सांसें रिदा की गर्दन पे पड़ रही थी। रिदा बेहोश होने के करीब थी। रिदा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। हैदर ने उसका दुपट्टा उतारा और मजीद कुछ करता रिदा की कपकपाती आवाज़ आई। हैदर, प्लीज़, मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे कुछ वक्त चाहिए, प्लीज़। उसकी बात पे हैदर मुस्कुराया और उसकी गर्दन को हल्का सा लबों से छूता थोड़ा सा पीछे हुआ। उसका लम्स अपनी गर्दन पे रिदा की जान निकाल रहा था। रिदा, मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करूँगा, ओके? जब तक हमारे रिश्ते में ये जो हिचकिचाहट है दूर नहीं हो जाती। मगर याद रखना, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, और सच्ची मोहब्बत। हैदर ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरा और उसकी आंखों में झांकने लगा। रिदा को झटका लगा, ये जानकर वो उससे मोहब्बत करता है। तो क्या आपने ये शादी मजबूरी में नहीं की? रिदा की आंखें छलकने को थी। नहीं पागल, मैं तो तुमसे पहली नज़र में ही मोहब्बत कर बैठा था। बस हिम्मत नहीं हुई कभी तुम्हें बताने की। फिर तुम्हारी मंगनी का पता चला तो पीछे हट गया। मैं तुम्हें रुसवा नहीं करना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि अल्लाह मुझे मेरी किसी नेकी के बदले तुम्हें मेरा बना देगा। हैदर की आंखों में मौजूद जज्बे को देख के रिदा को यकीन आ गया कि वो सच में उससे मोहब्बत करता है। रिदा ने नज़रें झुका ली। उसके पास कुछ नहीं था कहने को। हैदर ने उसके माथे पे मोहब्बत की मेहर सबत की। रिदा बस आंखें बंद किए उसकी मोहब्बत महसूस कर रही थी। मतलब जो इंसान यहाँ आया था वो अहद था मतलब जो इंसान यहाँ आता था वो अहद था। ये सब क्या हो गया? रिदा की रुखसती के बाद रिजा अपने कमरे में आ चुकी थी। अम्मी, रुशान, आशी और सुहेल साहब बाहर बैठे थे। वो सर दर्द का बहाना बना के कमरे में चली आई। दिल में बस वही नाम गूंज रहा था। बार बार वो लम्स अपने हाथों पे महसूस हो रहा था। उसे रोना भी बहुत आ रहा था।
या अल्लाह मेरा और इम्तिहान मत ले, मैं मर जाऊंगी। वो पागल इंसान कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। रिजा रोते हुए खुद से मुखातिब थी। एक तो पहले आप ही के चले जाने से उसका दिल इस कदर उदास था और अहद के बारे में जान के उसका दिमाग ही साए साए करने लगा था। रिजा बेड पे बैठी परेशानी से मुसलसल अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने फ़ौरन आंसू साफ कर लिए। रिजा बेटा, अम्मी ने अंदर आते वक्त रिजा के आंसू देख लिए। वो उसके पास बेड पे बैठी और परेशानी से पूछने लगी, क्या बात है रिजा, तुम क्यों रो रही हो? अम्मी, आप ही के साथ जो हुआ और उनकी शादी इतनी जल्दी, सब इतना जल्दी हुआ, तो आप ही के बारे में सोच के रो रही थी। रिजा ने जो देखा वो वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन बेटा हैदर जैसा इतना अच्छा और समझदार जीवन साथी बदले में अल्लाह ने उसे अता किया है। तुम फिक्र मत करो बेटा, रिदा के नसीब इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। अम्मी ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। रिजा मुस्कुराने लगी और उसने इस बात में सर हिला दिया और उसका चेहरा थपथपाया। अम्मी, वो रामन जाने लगी तो रिजा ने हाथ पकड़ लिया। वो कुछ हिचकिचा रही थी। वो अम्मी को बताना चाहती थी कि अगर कोई प्रपोजल आया तो वो इनकार कर दे, मगर अहद के बारे में सोच के ही उसने झरझरी सी ली। क्या बात है रिजा? रामेन को उसका रवैया अब अजीब सा लगने लगा था। वो बहुत परेशान लग रही थी। कुछ नहीं अम्मी, ऐसे ही। रिजा ने पहले बताने का सोचा, फिर अम्मी के बारे में सोच के चुप हो गई। मुझे पता है तुम्हें रिदा की याद आ रही है ना? पर बेटा वो अब शादीशुदा है, अब पुरानी बात तो नहीं रही ना, इसलिए अब उसके बगैर जीने की आदत तो डालनी होगी। लेकिन घर कितना खाली खाली हो गया है उसके जाने के बाद। खैर तुम फिक्र मत करो, खाना लगाती हूँ, आके खा लो, ओके? रामेन ने कहा। वो ये कह के उठ गई और बाहर चली गई और रिजा सोचती ही रही कि वो कैसे बताए अम्मी को। हैदर रिदा में खोया हुआ था। रिदा ने भी आंखें बंद कर रखी थी। वो उसके हिसार में कांप रही थी। हैदर के छूने से जो सुर्खी उसके गाल में घुल गई थी, उसे हैदर बहुत मोहब्बत से देख रहा था। वो मद्धम मुस्कुरा भी रहा था। चेहरे पे आते बालों को उसने उंगली से पीछे किया। रिदा नर्वस हो रही थी। वो उसी में गुम था कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई और वो दूर हुआ। रिदा ने सुख का सांस लिया। अरे मॉम, आप यहाँ? हैदर ने सबा को अंदर आते देखा जो तो झट से बोला। वो मुसलसल अपने बालों में हाथ फेर रहा था। सबा रिदा का लाल चेहरा देखा तो मानी खैजे से मुस्कुरा दी। रिदा दीवार से थोड़ी दूर गर्दन झुकाए खड़ी थी। उसका चेहरा शर्म के मारे सुर्ख हो रहा था। सॉरी टू डिस्टर्ब यू बेटा, लेकिन मेरी बहू को आज क्या भूखा मारने का इरादा है? सबा के हाथ में खाने की ट्रे थी जो उन्होंने साइड टेबल पे रख दी। वो चलती रिदा तक आई, रिदा के सर पे हाथ फेरा और मुस्कुराती हुई उसका हाथ पकड़ के बेड पे बिठा दिया और उसके सामने बैठ गई। हैदर उन्हें ही देख रहा था। बेटा, तुम्हारी और हैदर की शादी जिन हालात में हुई है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए इस शादी को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा। पर बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ और हैदर के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करो। और इस घर को कभी अपना पराया मत समझना। ये घर जितना हैदर का है उतना तुम्हारा भी है। उन्होंने रिदा के चेहरे को थपथपाया। रिदा का सर झुका था। अचानक उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। सबा ने उसके आंसू साफ किए और बहुत मोहब्बत से बोली, बेटा तुम्हारी क्या कंडीशन है मैं समझती हूँ। अब तुम इस घर का एक हिस्सा हो। तुम्हें पता है मेरे हैदर की जान बसती है तुम में, इसलिए ऐसे रो मत। जो हो चुका उसे अब बदला नहीं जा सकता। सबा की बातों पे रिदा ने नजरें उठाई। उसे सबा की बातों से रोना आ रहा था। वो सबा के गले लग गई। वो कुछ न बोली, बस रोए चली जा रही थी। हैदर भी पास खड़ा सीने पे बाजू बांधे संजीदगी से देख रहा था। सबा रिदा की पीठ सहला रही थी ताकि उसे पुरसुकून कर सके। हैदर कुछ नहीं बोल रहा था। वो चाहता था कि रिदा रो ले और अंदर का गुबार बाहर निकाल दे, क्योंकि दिल में छुपा दर्द बहुत तकलीफ देता है। अच्छा बस अब रोना बंद करो बेटा। मुझे पता है दिन में भी तुमने सही से कुछ नहीं खाया। तुम्हारा बीपी भी लो हो गया था। अब खाना खा लो। वो रिदा से अलग हुई और उसके आंसू साफ किए। रिदा का दुपट्टा गले में था और जूड़े से कुछ बाल बाहर आ रहे थे जो रोने की वजह से चेहरे के साथ चिपके थे। सबा ने उसके बाल पीछे किए और उसे माथे पे बोसा दिया। और तुम हैदर, मेरी बहू का ख्याल रखना और तुम भी खाना खा लेना। सबा खड़ी होती हैदर से मुखातिब हुई। हैदर बहुत थका हुआ था पर वो रिदा को तंग करना चाहता था। रिदा की उठती गिरती पलकें उस पे एक नशा सतारी कर रही थी। बस वो रिदा को थोड़ा सा परेशान करना चाहता था। अरे मॉम, ऐसे कैसे नहीं ख्याल रखूंगा मैं? रिदा मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। अब मैं उसका शौहर हूँ, मैं नहीं तो कौन रखेगा इसका ख्याल? हैदर ने आंख मारते सबा से कहा। नजर उसकी रिदा पे थी।
जो चुप बेड पे बैठी उसे ही देख रही थी। सबा हैदर की बात पे हंस दी और उसके कंधे पे चपत लगाई और हंसती हुई बाहर निकल गई। हैदर रिदा की तरफ ही देख रहा था। उसने साइड टेबल से खाने की ट्रे उठाई और रिदा के सामने रख दी। रिदा मुसलसल उसे ही देख रही थी। हैदर रिदा के सामने बैठ गया। रिदा, खाना खा लो, उसने प्लेट में पुलाव निकालते हुए कहा और प्लेट रिदा के सामने रख दी। रिदा को बहुत हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, पर वो आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने लगी। हैदर ने भी खाना खा लिया और बर्तन साइड पे रख दिए। वो ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े ले आया और वॉशरूम में घुस गया। रिदा ने सुक्का सांस लिया। वो ड्रेसिंग टेबल तक आई और चूड़ियाँ और बालियाँ उतार के रख दी। उसने चादर भी साइड पे रख दी और बिना दुपट्टे के खड़ी बालों का जूड़ा खोल रही थी कि अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और हैदर बाल रगड़ता बाहर आया। वो अभी अभी नहा के निकला था। अचानक उसकी नज़र रिदा पे गई और वहीं रुक गई। उसने पहली बार उसे बिना दुपट्टे के देखा था। रिदा ने मुड़ के देखा तो हैदर उसके पीछे खड़ा बड़े गौर से उसे देख रहा था। रिदा को कुछ समझ नहीं आया। वो दुपट्टा लेने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि हैदर ने हाथ पकड़ लिया और कमर से लगा के अपने करीब किया। रिदा उसके सीने से आ लगी। उसे बहुत अजीब लग रहा था ये सब। उसका एक हाथ तो कमर से लगा था और दूसरा हैदर के सीने पे था। हैदर प्लीज़। रिदा बस रोने वाली थी। हैदर उसे तंग करके मुस्कुरा रहा था। क्या प्लीज़ रिदा? हैदर, आपने ही कहा था कि आप मुझे टाइम देंगे रिश्ते को समझने के लिए। रिदा ने नज़र झुकाते हुए कहा। हैदर कुछ नहीं करने वाला था, लेकिन उसे परेशान करके पता नहीं क्यों बड़ा मज़ा आ रहा था। हाँ तो टाइम दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा परेशान करने का हक तो बनता है ना मेरा। हैदर ने शौकी से कहा तो रिदा उसे अचंभे से देखने लगी, जैसे पूछ रही हो क्या मतलब। अरे पागल, मैं तुम्हें ऐसे परेशान करने की बात कर रहा हूँ। उसने रिदा के गाल पे होंठ रख दिए। रिदा के गाल लाल होने लगे। बेसाख्ता उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। रिदा का दिल चाह रहा था कि ये वक्त यहीं रुक जाए। उसे हैदर का छूना बुरा नहीं लग रहा था। हैदर पीछे हुआ, उसके बाल कान के पीछे अड़सते हुए बोला, जाओ और रिदा जाके चेंज कर लो, बहुत थक गई होगी तुम। हैदर ने रिदा को छोड़ा और रिदा ने गर्दन हाँ में हिलाई। वो ड्रेसिंग रूम से बैग से एक हाफ वाइट कलर का लॉन का हल्का सा सूट निकाल के ले आई और वॉशरूम में घुस गई। नहा के बाहर आई और सोचने लगी कि अब वो कहाँ सोएगी। बालों से पानी टपक रहा था और चेहरे पे रौनक सी आ गई थी। बालों का पानी उसकी कमर भिगो रहा था। कमरे में एसी की कूलिंग की वजह से उसे ठंड लग रही थी। हैदर बेड पे बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था। उसने रिदा को इधर उधर देखते देखा तो इस्तफसार किया, क्या हुआ रिदा, क्या ढूंढ रही हो? वो हिचकिचाई तो हैदर ने कहा, क्या वो मैं सोऊंगी कहाँ? उसने पूरे कमरे में नजरें दौड़ाते हुए कहा तो हैदर मुस्कुराया, कहाँ का क्या मतलब है? ये बेड अब शो के लिए रखा हुआ है? नहीं ना, सोने के लिए ही रखा है ना? तो आ जाओ। हैदर ने मजाक के अंदाज में कहा तो रिदा ने हैरत से आंखें बड़ी की। मतलब बेड पे? नहीं, रहने दे, मैं काउच पे सो जाऊंगी। रिदा ने काउच की तरफ इशारा किया और बेड से तकिया लेने आई तो हैदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो रिदा, काउच बहुत छोटा है, तुम आराम से नहीं सो सकोगी। ट्रस्ट मी, यहाँ सो जाओ, कुछ नहीं करूँगा, प्रॉमिस। हैदर ने गंभीर लहजे में कहा। उसके एक हाथ में तकिया जबकि दूसरा हाथ हैदर के कब्जे में था। हैदर की आंखें रिदा की आंखों में गुम थी, पर रिदा फिर से हिचकिचाहट का शिकार होने लगी। पर कुछ नहीं रिदा, मैं तुम्हारा महरम हूँ, मुझ पे तुम यकीन कर सकती हो। जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। उसने रिदा का हाथ हल्के से अंगूठे से सहलाया तो रिदा के चेहरे की तरफ देखा, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अच्छा ठीक है, ये देखो, मैंने कुशन से बाउंड्रीज बना दिया है, अब आराम से सो जाओ, बहुत थक गई होगी। हैदर ने उसका हाथ छोड़ते बेड पे मौजूद कुशंस का एक बॉर्डर बना दिया। रिदा को बहुत अच्छा लग रहा था कि वो उसका इतना ख्याल रख रहा था। रिदा मुस्कुरा दी और दूसरी तरफ लेट गई। रिदा के बाल काफ़ी लंबे थे, जो पूरे तकिए पे फैले हुए थे। बाल गीले थे तो रिदा को ठंड लग रही थी। हैदर को महसूस हुआ तो उसने कूलिंग कम कर दी। वो लेटा तो रिदा सो चुकी थी। बहुत थक गई थी तुम रिदा, एक दिन में क्या से क्या हो गया, पता नहीं आगे चल के हमारे रिश्ते में ये जो झिझक की दीवार है ख़त्म होगी कि नहीं। हैदर ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उससे कहा, जो मज़े से सो रही थी। हैदर ने उस पर कंफर्टर दुरुस्त किया और लेटते लेटते ही नींद की वादियों में उतर गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।